जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं काफी अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी मेरे साथ आज जुड़े हैं पढ़ने के लिए प्रैक्टिस सेट 7। दोस्तों, साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन हर दिन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक प्रैक्टिस सेट 6 में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट 6 को पढ़िएगा, तभी जाकर आपको ये चीजें समझ में आएगी। दोस्तों, मैं हर दिन आपको बोल रहा हूं, साइंस से जुड़े हुए आर्मी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी सेशन से रहेंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। नोट्स आप बना रहे हैं, मुझे इतना उम्मीद है आपसे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का टेंशन होगा अब खत्म, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए एकदम सटीक और एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले यहां से आएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का प्रश्न। 15 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं देखते हैं। तो निकालिए मेरे पास नोट्स मेरे साथ और मेरे साथ समझिए उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपकी एग्जाम्स बनाएंगे इजी। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है, तो चलिए, इस वर्दी के लिए हम लोगों को पढ़ना है ताकि एक जश्न का माहौल हमारे घर पर हो और ये वर्दी हम लोगों को मिले। ये लास्ट हमारी बैच है जो जिसका बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोगों ने देवास में रखा था, और इसमें बहुत ही कम बच्चे हैं क्योंकि आने वाले और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे जो इस बैच से जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था और जो ट्रेनिंग सेंटर से नहीं छूटे थे। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत होगी पहले प्रश्न से जो आपके सामने है, और क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है, लाजवाब है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से सबसे भारी किरण कौन सी है, आपको समझ में आना है। सबसे भारी किरण यानी कि सबसे हैवी रेज कौन सी दिखाई दे रही है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर गामा रेज, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अल्फा, अगला है यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स रे। दोस्तों, तीन अलग अलग रेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। किरणों को लेकर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आप सभी ने यदि यहाँ से एक टर्म सुना हो जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता इसको हम लोग कहते हैं, या फिर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भी इसको हम लोग कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। और दोस्तों, इनके साथ में मैडम क्यूरी भी माने जाते हैं, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पी क्यूरी। मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। तो आप अपने नोट्स में ये भी लिख लें कि रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। दोस्तों, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रेडियो धर्मिता क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहली चीज ये। तो दोस्तों, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक में, जिनके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, और जब जिनके नाभिकों को विखंडन किया जाता है तो ये अल्फा, बीटा और गामा ये रेडिएशंस निकालते हैं। अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकालते हैं। इस बात को किसने समझाया था? तो इस बात को समझाया था रदरफोर्ड के द्वारा। दोस्तों, ध्यान रखना है, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ के कॉन्सेप्ट पढ़िए, बहुत मजा आएगा। एग्जाम छोड़िए, दुनिया के किसी एग्जाम में बैठ जाइएगा, एग्जाम निकलेगी आप लोगों की। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसने ये बात कही थी, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो रदरफोर्ड ने। दोस्तों, यहाँ अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है एक इलेक्ट्रॉन की तरफ। ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है कि सबसे हैवी कौन होगा, सबसे भारी किरण कौन होगी। तो सबसे भारी किरण यहां पर मानी जाती है अल्फा किरण। सबसे भारी किरण कौन मानी जाएगी? अल्फा किरण को माना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर एग्जाम में आ जाता है कि सबसे ऊर्जावान ऊर्जावान किरण कौन है, तो ऊर्जावान किरण हो जाएगी गामा किरण, क्योंकि इस गामा रेस की जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता ये दीवार को भी पार करके निकल सकती है। दोस्तों, ध्यान रखना है। तो गामा रेडिएशंस की ऊर्जावान है और ये भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। वही अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं, हीलियम पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो बड़े एग्जाम्स के लिए भी आपको काम आने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, पहले अल्फा किरण जो सबसे हैवी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आर्मी एग्जाम्स में आ चुका है कई बार, जो आपके सामने है
कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो किससे संपन्न होता है। आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपको देना है कि आयरन मेटल। आयरन मेटल यानी कि लोहा धातु, जिसका संकेत होता है एफी। एफी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लैटिन भाषा में नाम होता है फेरम। लैटिन भाषा में इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। इसलिए आयरन को फेरम के नाम से भी जानते हैं लैटिन लैंग्वेज में। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ये ध्यान रखना है। तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 26। ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 26 होता है। हमारे अंदर आयरन की कमी से एग्जाम में आता है कि लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया या फिर रक्ताल्पता या अरक्तता इसको हम लोग बोलते थे। अरक्तता इसलिए बोलते हैं क्योंकि खून की कमी यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमेशा। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को भी देखें, ध्यान से समझिए, हर एक चीज को पढ़िए, कुछ भी यहां से बचेगा नहीं। हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, यह हीम एक प्रकार का आयरन युक्त मटेरियल है। और ग्लोबिन यहां पर माना जाता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बनाना है, अपने नोट्स में लिखते रहना है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो किससे संपन्न है, लोहे से। हमारे ब्लड में इतना आयरन पाया जाता है कि दोस्तों उससे हम छोटी मोटी किल का निर्माण कर सकते हैं। तो आयरन होना जरूरी है। अगर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें हरी पत्तेदार सब्जियां सजेस्ट करते हैं, जिससे हमारे अंदर आयरन की आपूर्ति होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होगा, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिस प्रश्न को आप लोग देख पा रहे दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन में इसको बोलूंगा कि हास्य गैस का नाम क्या होगा। देखिए कमर्शियल नेम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर बार, है ना। कमर्शियल नेम आप लोगों को ध्यान रखना है, कमर्शियल नेम से कई क्वेश्चन आते हैं। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर पूछा है NO या NO2 या N2O या फिर N2O2। तो दोस्तों सही जवाब इसका आपने पढ़ा है कि नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एक गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, N2O के नाम से जानते हैं। N2O होती है लॉफिंग गैस, जिसके लीकेज से हंसी आती है, यानी कि लॉफिंग करते हैं। तो ध्यान रखना है, लॉफिंग गैस किसको कहेंगे, तो लॉफिंग गैस यहाँ पर कहेंगे हम लोग N2O को। दोस्तों ये कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि यहाँ NO भी है, यहाँ पर NO भी है, और यहाँ पर क्या है, NO के साथ में आप लोगों को ध्यान देना है, NO के साथ में यहाँ पर NO2 भी है और N2O भी है और N2O2 भी है। सही जवाब इसका हमारे लिए हो जाएगा N2O, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम में अगर आता है कि अश्रु गैस क्या है, अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस किसको बोलते हैं, टीयर गैस किसको बोलते हैं, तो दोस्तों टीयर गैस का नाम यहाँ पर जिसके लीकेज से आंसू आते हैं आंखों में, तो इस गैस का नाम है क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनोन। आपको लिख लेना है इस गैस को, क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनोन। क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनोन नाम की गैस है, जिसे हम लोग टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं या अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, और मैं बोल रहा हूं हम स्पेशल आर्मी क्लास पढ़ा रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना यहां से नहीं होगी। भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, आपके सामने लिखा है ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या फिर ऑर्गन। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा आवर्त सारणी का एक समूह होता है जिसे हम लोग समूह 18 बोलते हैं। इस समूह को शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। आपको लिखना है जीरो ग्रुप कौन होता है, समूह नंबर 18, क्योंकि इस समूह के अंदर सभी अक्रिय गैसों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको सारी अक्रिय गैस बताने वाला हूं दोस्तों। आपने हीलियम का नाम सुना होगा, ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये एक प्रकार की अक्रिय गैस मानी जाती है। कौन अक्रिय गैस मानी जाती है, हीलियम गैस, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हीलियम के बाद नियॉन। तो नियॉन आता है, नियॉन, चलिए इनका मैं एटॉमिक नंबर भी आपको बता देता हूं। ये आता है 2 पर, नियॉन आता है 10 पर। यहां पर हम बात करते हैं अगला ऑर्गन की, तो ऑर्गन आता है 18 पर। ऑर्गन के बाद में आता है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन आ जाएगा यहाँ पर 36 पर। अगला हम लोग बात करते हैं जिनॉन की, तो जिनॉन यहाँ पर 54 पर आ जाएगा। जिनॉन भी एक अक्रिय गैस है। और जिनॉन के बाद यहाँ आ जाता है रेडॉन,
और दोस्तों रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारी की सारी अक्री गैसों का समूह जो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। अब यहाँ कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ शामिल नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक सामान्य गैस है दोस्तों, इसका अणुसूत्र होता है O2 जो आपको ध्यान रखना होता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। सही जवाब इस प्रश्न के लिए ऑक्सीजन। और सभी के सभी एग्जाम में आता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑर्गन गैस भरी जाती है। यहां से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि यहां पूछा गया है किस विटामिन से हड्डियां को मजबूती मिलती है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है दोस्तों, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, एग्जाम में ये भी आपके आता है। विटामिनों से एक प्रश्न जरूर आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किस विटामिन से मिलेगी, यहाँ विटामिन सी है, ए है, डी है और बी है। देखिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए कि सभी प्रकार के विटामिनों के रासायनिक नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। हर बार एक क्वेश्चन विटामिनों के रासायनिक नाम से लेकर जरूर आता है, बिना किसी कंफ्यूजन के जो मैं बोल रहा हूं वो कीजिए अगर एग्जाम टारगेट करना है तो। दोस्तों मैं यहाँ जो विटामिन उपस्थित है उनका नाम आपको बता दूंगा कि विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको बता दूं मैं सारे साइट्रस फ्रूट में जैसे नींबू, संतरा और इनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल आंखों से संबंधित विटामिन। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कैल्सीफेरॉल के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, विटामिन डी, जिसकी कमी अगर होती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन बी यहां पर थायमिन के नाम से जाना जाएगा, थायमिन। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन बी हो जाएगा, जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं ठीक से। तो थायमिन यहां पर हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी। दोस्तों ये यहां पर दिए गए थे, हमें है हड्डियों से संबंधित, तो हड्डियों से संबंधित विटामिन है विटामिन डी। इसकी कमी से यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमारे अंदर रोग होता है रिकेट्स। आर्मी एग्जाम्स का सबसे चहेता क्वेश्चन है विटामिन से, रिकेट्स। इसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। तो सूखा रोग किसे कहा जाता है, रिकेट्स को कहा जाता है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी हड्डियों की मजबूती के लिए काफी जरूरी होता है। यहां से प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन 6, बीसीजी का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर। बीसीजी एक टीका होता है, मैंने इसको होमवर्क में भी आप लोगों को दिया था। बीसीजी टीका किसके रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर दे के रखे हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से क्लियर करके दे के रखा है, डेंगू। डेंगू के बाद प्लेग, प्लेग के बाद तपेदिक या फिर टाइफाइड। देखिए बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, कालमेट वैज्ञानिक का नाम है, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ग्यूरिन। तो बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। और ये बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के लिए, यानी कि तपेदिक के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तपेदिक, तपेदिक, यक्ष्मा या फिर टीबी के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टीका है। एग्जाम में एक टीका और आता है डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का टीका किन किन बीमारियों में दिया जाता है, तो डीपीटी का टीका ध्यान रखना है डिप्थीरिया, डी से आ जाएगा डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद में हम पढ़ेंगे पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसका नाम होता है काली खांसी। पर्ट्यूसिस एक बीमारी होती है, पर्ट्यूसिस काली खांसी। और टी से हो जाता है टिटेनस, टिटेनस। तो दोस्तों इतनी सारी बीमारी, तो आप एक टीका और अच्छे से पढ़ ले जिसका नाम है डीपीटी का टीका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने एक केमिस्ट्री का लाजवाब क्वेश्चन है कि पीतल में क्या शामिल होता है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में लिखिए और इन्हें आप पढ़िए। डेली सुबह जल्दी उठने की आदत आप डालें और सुबह उठकर आपको लर्निंग डाटा पढ़ना है। दोस्तों याद रखने वाली चीजें सब सुबह पढ़िए आप, क्योंकि सोने से कुछ काम नहीं चलेगा। अब आपको नींद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर फौजी बनना है, फौज की वर्दी पहनना है, तो नींद पर काबू रखिए, सुबह जल्दी उठिए, टारगेट कीजिए अपने उस लक्ष्य को। पीतल में क्या शामिल है, दोस्तों पीतल को हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पीतल तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक यानी जस्ता, इनका मिश्रण होता है, यानी कॉपर प्लस Zn। अगर हम लोग देखें तो कॉपर और जिंक जहां ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए।
अगर इसी के साथ पूछा जाए आपसे कांसा, तो कांसा किस किस का मिश्रण होता है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, ब्रॉन्ज के नाम से, तो ये होता है तांबा, तांबा और टीन का। तो तांबा और टीन मिलकर क्या बनते हैं, यानी कॉपर प्लस टीन। टीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एसएन। एसएन दोस्तों ध्यान रखना है, एक एक चीज, एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन आपको मेरी ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी बातें आपसे नहीं कर रहा हूं केवल पढ़ाने के अलावा। तो आप अपने नोट्स इतने सिस्टमेटिक वे में बनाइएगा कि ये नोट्स आपको अपने छोटे भाई बहन उनको भी काम आ जाए, क्योंकि एक बार मेहनत कर लीजिए आपकी वजह से उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, पीतल में मिश्र धातु होती है, सारी मिश्र धातुओं में से एक प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेड पेंसिल, काफी ज्यादा आया हुआ है क्वेश्चन ये भी, लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए लेड पेंसिल बनाने में कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट और अभ्रक। आप सभी को पता होगा कि पेंसिल, पेंसिल की जो लीड होती है दोस्तों, ये बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, तो ध्यान रखना, यह एक प्रकार का कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का एलोट्रोफ है। एलोट्रोफ या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूफ के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग एलोट्रोफ के नाम से भी जानते हैं, कार्बन का अप्रूफ। दोस्तों तो ध्यान रखना, लेड पेंसिल, अगर एग्जाम में आता है कि लेड पेंसिल किसकी बनी होती है, तो लेड पेंसिल में भी आपको देखने को मिलेगा क्या, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में लेड का परसेंट कितना होता है, तो लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में लेड का परसेंट कितना होता है, तो 0% होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट धातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा का क्या है, सुचालक है, यह विद्युत को अच्छे से प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सभी के सामने हमारे, कि इनमें से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। और बायोगैस, यह कल के सेशन का होमवर्क भी था, आपको बताना था। चलिए मैं इसको यही समझाने वाला हूं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या। अगर हम लोग मेन कंस्टिट्यूएंट गैसेस को देखें तो कई सारे प्रश्न इस तरीके से आते हैं, आपको बताना है कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपके बायोगैस, आपको यहां पर ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर बायोगैस पूछा जाता है, एग्जाम में अगर आप लोगों के गोबर गैस पूछा जाता है, गोबर गैस, एग्जाम में अगर गोबर गैस पूछा जाता है, या फिर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यहाँ पर प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, या फिर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ये अलग अलग गैस से पूछा जाए, तो दोस्तों इन सभी चारों गैसों का जो मुख्य संगठक गैस है, मुख्य संगठक गैस है, उस गैस का नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और दोस्तों ध्यान रखना है, इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए तो यहां से एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि एक प्रश्न आपकी शिफ्ट में यहां से आ गया, एक प्रश्न आपकी शिफ्ट में यहां से आ गया, जो 4 नेम आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम्स में। तो कौन सी बायोगैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि मीथेन जानवरों के मुंह से भी निकलती है, जो जानवर जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं के मुंह से निकलने वाली गैस है। दूसरी चीज, यहाँ धान के खेतों से निकलने वाली गैस, धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो धान के खेतों से निकलने वाली गैस भी मीथेन मानी जाती है। ये अच्छे और लाजवाब कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िए दोस्तों। ये क्लासेस सभी के लिए पूर्णतः निशुल्क है, और निशुल्क क्लासेस को आप सभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो इसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं दोस्तों, जो घर बैठे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे, या देवास नहीं आ पा रहे, या फिर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उन्हें ये क्लासेस सेंड कीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा मिल सके दोस्तों। तो हम घर पर भी पहुंच जाएंगे आपके जरिए, कि आप उन्हें भी बोलिए कि ये क्लासेस पढ़ लीजिए, यहां से काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आपको बताना है कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ये किस पर आधारित थी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है परमाणु आयतन,
परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या या परमाणु का घेरा। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, आवर्त सारणी से जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम में आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिक नियम किसके द्वारा दिया जाता है। त्रिक नियम यानी कि ट्रायड्स किसके द्वारा, तो डोबेराइनर नाम के व्यक्ति है, डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा त्रिक नियम दिए। इन्होंने तत्वों के तीन तत्वों के समूह का निर्माण किया था और क्या करवाया था, इन्होंने, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। एग्जाम में पूछा जाए कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, ऑक्टेव रूल, तो अष्टक नियम यहां पर आपको नाम याद रखना है, न्यूलैंड के द्वारा। इन्होंने 8 तत्वों के समूह का निर्माण बनाया था, ग्रुपिंग की थी 8 एलिमेंट के ग्रुप के साथ में, और संगीत से भी इन्होंने तुलना की थी। एग्जाम में आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी है दोस्तों ध्यान रखना है, इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ये ध्यान आपको रखना है मेंडलीव को। और बाद में आए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों दी गई थी मोसले के द्वारा, हेनरी मोसले के द्वारा। तो हेनरी मोसले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करवाया था। अब ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों बातें हैं यानी कि डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार माना था परमाणु भार को, परमाणु भार को। और हेनरी मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार माना था परमाणु क्रमांक को। किसको माना था, परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, यहाँ एटॉमिक मास को। दोस्तों यही सबसे ज्यादा अगर पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, वो 4 क्वेश्चन है। ये क्लासेस भी यूट्यूब पर रहेगी, आप पेपर देकर आइए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों मुझे पूर्णतः भरोसा है हमारी मेहनत पर कि जो क्वेश्चन हम लोग निकाल के लेके आ रहे हैं आपके लिए, ये आने वाली एग्जाम्स में 100% आएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे। चलिए, तो यहां पर सही जवाब हमारा हुआ कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु संख्या पर आधारित थी हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतरे में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत दिल से हो रही है, तो मैंने कहा है इस क्लास को खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, हर व्यक्ति के पास ये क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए। हर वो बच्चा जो फौज की तैयारी करता है, जिसे देश सेवा का जुनून है, उसे ये क्लास मिलनी जरूर चाहिए। चलिए, तो किस विटामिन में संतरे में प्रचुर मात्रा, मैंने कहा जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन पाया जाता है सी। साइट्रस फ्रूट में सी विटामिन, नींबू, संतरा, चकोतरा सभी में कौन सा विटामिन देखने को मिलेगा, तो विटामिन सी देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। क्लियर दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है इस बात को और अच्छे से क्लियर करके रखें आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सही जवाब विटामिन सी है। बी का नाम है थायमिन, बेरी रोग होता है। सी से स्कर्वी रोग होता है। रोग आप लोग ध्यान दें, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी से। डी से एक बीमारी होती है रिकेट्स, आपको ध्यान रखना है, सूखा रोग। और मैं आपको बता दूं विटामिन ए की कमी से होता है रेटिनाल इसका नाम है, और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर जो रोड सेल्स होती है वो काम नहीं करती। और बी से एक बीमारी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। तो चलिए यहां से भी एक प्रश्न की तैयारी कर लीजिएगा कि एग्जाम में इन चारों विटामिनों से एक प्रश्न जरूर आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। एक मिश्र धातु का क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। तो ध्यान रखना है, मैं आपको सारी धातुएं यहाँ पर लिखवाने वाला हूं, लोहा, क्रोमियम और निकल। तो लोहा, क्रोमियम और निकल मिलाकर, लोहा, क्रोमियम प्लस निकल, ये तीनों मिलाकर क्या बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। तो लोहे के साथ तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले हमने पीतल पढ़ा और हमने कांसा पढ़ा, आप प्रीवियस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देके रखा है कि आकाशीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह वगैरह होते हैं, इनकी बातें यहाँ पर हो रही है। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे देखने का उपयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपको जानकारी होगी कि माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तुओं का गहन अध्ययन किया जाता है। जो सूक्ष्म वस्तु होती है जिसे हम लोग सूक्ष्म दर्शी भी कहते हैं और इससे सूक्ष्म वस्तु को बड़ा बनाया जाता है या बड़ा देखा जाता है। जैसे हमें बैक्टीरिया देखना है या फिर वायरस को देखना है तो ऐसे सूक्ष्म वस्तुओं को हमें बड़ा देखने में हेल्प मिलेगी किससे? माइक्रोस्कोप से। दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम लोग पेरिस्कोप की। तो दोस्तों पेरिस्कोप से अगर मान लीजिए कोई सोल्जर्स है जो पनडुब्बी के अंदर है ना, और पनडुब्बी से बाहर का दृश्य देखना है, या फिर हमने कोई ऐसा जमीन के अंदर गड्ढा बनाया है और उससे हमें ऊपर देखना है, तो सतह पर देखने के लिए हमें पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर बैठकर हम सतह पर, पनडुब्बी से सतह पर देखना, पनडुब्बी के अंदर से सतह पर देखना, ये आप लिख सकते हैं, अंदर से सतह पर देखना, सतह पर देखना। हमारी सेना जो अलग अलग बंकर्स में रहती है, आपने देखा होगा बंकर्स के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहती है, तो बंकर से बाहर का विजन देखने के लिए भी पेरिस्कोप का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है टेलीस्कोप की। तो दोस्तों टेलीस्कोप को हम लोग दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। इससे दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। कौन सी वस्तु को? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, चाहे वो कोई आकाशीय पिंड हो या पृथ्वी पर कोई वस्तु दूर स्थित हो, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? टेलीस्कोप का। दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन तीनों महत्वपूर्ण है, मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी दी है। सही जवाब यहाँ पर टेलीस्कोप हो जाएगा कि अगर कोई ग्रह को देखना है तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है? दोस्तों बार बार आने वाला प्रश्न है जो आप सभी के सामने है, इसके समझना है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पर पूछा गया, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ऑप्शन है आते, हृदय हो गया या गुर्दे हो गया, फेफड़ा। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ में कि यहाँ हमेशा हमेशा दो चीजें, अगर आप सही कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो यहाँ इसके दो आंसर है, गुर्दे और फेफड़े, क्योंकि ये दोनों वैसे ऑर्गन है। फेफड़ों की हम बात करें तो O2 और CO2 का एक्सचेंजेशन ब्लड से होता है, तो ब्लड वहां भी प्यूरिफाई हो रहा है। तो अगर प्यूरिफिकेशन पूछे तो आपको फेफड़े बताना है, फिल्ट्रेशन पूछ रहा है तो यहाँ सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा गुर्दे। गुर्दे यानी कि किडनी। किडनी आपने पढ़ा होगा कि किडनी के बोमेन संपुट में हमारा रक्त क्षमता है, किडनी के बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट में हमारा रक्त क्षमता है। और रक्त से जितनी भी अशुद्धियां होती है जैसे यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, अमोनिया वगैरह, ये सभी छनकर हमारे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर हो जाते हैं। बोमेन संपुट में रक्त क्षमता है, रक्त क्षमता है। दोस्तों ध्यान रखना ये चीज है। तो आपको समझना किडनी में रक्त फिल्ट्रेशन होगा और फेफड़े O2 CO2 को अगर गैसीय माध्यम में छानना हो ब्लड को या शुद्ध करना हो तो फेफड़े सही जवाब होगा, पर जो शुद्धिकरण है वो गुर्दे के अंदर होता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक किसको बोलेंगे? बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए जल्दी से और जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। तो आप कितने अच्छे तरीके से इसका जवाब देते हैं मुझे कमेंट आपके जरूर पढ़ता हूं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना क्लास को ना भूले। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट किया है, मिलते हैं हम लोग कल की क्लासेस में। 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 की क्लासेस में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी धमाकेदार चलने दीजिएगा।